हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल देखेंगे आज। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आज हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। अब ये हमारा पहली टॉपिक इसके अंदर क्या है? सामान्य परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य परिचय। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि इसके अंतर्गत जितने हमारे सवाल हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल लिया गया है और ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि आपको ये सवाल है यूपी पीसीएस जे, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ पीसीएस, सब में मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल आपको मतलब पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है। देखिए, पहले टॉपिक में आपकी इसमें दे रखा है कि सामान्य परिचय। तो हम सामान्य परिचय को देखेंगे और इसमें जितने सवाल बने हैं उन सब सवालों को देखेंगे। देखिए, भौगोलिक स्थिति। अब देखेंगे भौगोलिक स्थिति क्या होती है, उसको इसके बाद हम शुरू करेंगे। देखिए, भौगोलिक स्थिति में पूछा कि पहला सवाल है कि वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिली है तो कौन सा राज्य है? तो मेघालय राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। कौन सा राज्य है? मेघालय। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य तटरेखा पर स्थित है तो 9। भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं। ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा होकर गुजरती है कहाँ कहाँ से? तो जो हमारी कर्क रेखा है ये गुजरती है त्रिपुरा से होकर के मिजोरम, फिर पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों से होकर निकलती है। ठीक है। आगे देखते हैं। बात करते हैं आगरा और दार्जिलिंग की एक अक्षांश पर स्थित है और किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है कितना? तो यदि देखिए, कहने का मतलब कि जनवरी के समय में यदि आगरा का टेम्परेचर जब 16 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस समय दार्जिलिंग का टेम्परेचर कितना होता है जनवरी के महीने में? तो उसका होता है दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है दार्जिलिंग का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है आपका अगला सवाल है कि देखिए, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है कहाँ पे? तो भारत के अंतर्गत आता है। कितना किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? तो 2.4% क्षेत्र जो होता है, जो हमारा एरिया है, यह संसार का लगभग इतना परसेंट भारत का है। ठीक है, के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है तो श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली शासन चलता है। ठीक है। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है कहाँ पे? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में हमारी कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है कन्याकुमारी। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है तो कोलकाता। कोलकाता एक ऐसा स्टेट है जो जो कर्क रेखा गई है ठीक उसी के समीप है। ठीक है, कोलकाता। आगे देखते हैं। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा से नज़दीक, सबसे नज़दीक है तो सबसे नज़दीक आपका त्रिपुरा है। सबसे नज़दीक कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक गांव है, उसे कहते हैं उदयपुर। उदयपुर सबसे नज़दीक एक जिला है ये आपका, वो बिल्कुल सटा हुआ है, नज़दीक में है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? तो आपको गांधीनगर, गुजरात। सबसे नज़दीक पूछेगा तो गांधीनगर सबसे निकट दूरी पर स्थित है गांधीनगर। आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो उत्तर की यदि बात करें तो मणिपुर। मणिपुर एक ऐसा राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में है। और कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जाती है? तो ये 8 राज्यों से होकर के जो टॉपिक ऑफ कैंसर है यह वहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, यह आपका हो गया, यहाँ पे इसका ट्रिक है गरम सीजे पत्री मीजे। ठीक है, ये ट्रिक है। इसी पे सारी की सारी जितने राज्य हैं कर्क रेखा के तट में हैं सब निकल जाएंगे। गुजरात, देखिए, गरम से गुजरात, म से आपको हो गया मध्य प्रदेश, और यहाँ पे सी से छत्तीसगढ़, यहाँ आपका प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, इसके बाद म से मिजोरम। कितने में? 1 2 3 4 5 6, और जे से होकर झारखंड। ठीक है, यहाँ पर झारखंड हो गया। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 8 राज्य आपके ये हो गए जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। इन्हीं से इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं। अगला सवाल है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है यह 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मध्य बिंदु है, इसे कहते हैं मिलन बिंदु है। ठीक है। देखिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से यह अलग करता है 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है यह
अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है कौन? तो मध्य की बात करें तो आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो होती है ना, पूर्वी देशांतर, ये आपकी मध्याह्न प्रणाली कहलाती है ये भारत की। यदि भारत का मानक समय यमोत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित समय क्या होगा? तो 120 डिग्री पूर्व की बात करें देशांतर की, तो उस समय जो समय होगा वह आपका 14.34, अर्थात इसको कन्वर्ट करेंगे 12 में तो 2:30 यानी ढाई बजे, ये आपके उसकी देशांतर यमोत्तर समय ये बताएगा कि उस समय 2:30 बजेगा 120 डिग्री पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय मानक समय यमोत्तर की से सबसे नज़दीक स्थित है शहर कौन सा है? तो मिर्ज़ापुर। सबसे नज़दीक पूछेगा तो यमोत्तर के सबसे नज़दीक जो स्थित शहर है तो मिर्ज़ापुर है। भारतीय मानक समय IST लिया जाता है कहाँ से? तो प्रयागराज नैनी से। प्रयागराज के नैनी से इसको लिया जाता है IST को। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है कौन? तो 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल यह है जो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कहाँ पे? तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरथ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या हो जाएगा? तो कांडला में 7 बजेगा, क्योंकि यदि सूर्योदय यहाँ पे हो है ना अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे होता है तो गुजरात के अंतिम छोर पे यह हो जाएगा 7 बजे। क्यों? इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। आगे देखते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है तो अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सबसे पहले सूर्योदय निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन है? तो दक्षिण इंदिरा पॉइंट है आपका दक्षिण में। भारत में नए सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी गई है? तो वह जो देखी गई थी वो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर देखी गई थी। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? तो उज्जैन को कहते हैं ग्रीनविच। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसको? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस सीमा को खींचा गया है। सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ करती है। कौन सी लाइन है? उसका नाम है डुरंड लाइन। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी कहाँ पे? तो श्रीनगर को यह किरणें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय संभावित समय क्या हो जाएगा? तो 7 बजेगा। यदि सुबह कह रहा है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजेगा तो सौराष्ट्र में उसका समय क्या हो जाएगा? तो 7 बजे हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्राचीनतम भाग तो दक्कन का पठार है। क्या है? दक्कन का पठार। और अभी हमारा अगला टॉपिक आ गया आपका राज्य एवं राजसंघ क्षेत्र है। ठीक है, इसको हम देखेंगे राज्य और राजसंघ क्षेत्र को। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सीमा सबसे लंबी है तो गुजरात। सबसे लंबी सीमा किसकी? गुजरात की। ध्यान दीजिएगा। सिलवासा राजधानी किसकी है? तो दादरा नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या वाला कौन सा है? तो दिल्ली है। यदि बात करें किसकी? यूटी की, यूनियन टेरिटरी की, तो सबसे बड़ा जनसंख्या पूछेगा तो यूटी की, दिल्ली की है। सारनाथ स्थित है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कितनी इसकी एरिया है? तो आपकी इसकी एरिया 69,69,146 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उत्तर पूर्व की सात बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है। वह कौन है? तो सिक्किम। ठीक है, वह सिक्किम है 8वीं। आगे देखते हैं। वह राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है वह कौन सा राज्य? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। सबसे छोटा है लक्षद्वीप। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है तो गुवाहाटी एक ऐसा शहर है जो किसी राज्य की राजधानी नहीं है। ठीक है, अब हमारे अगले टॉपिक आ गए सीमावर्ती देश। देखिए, सीमावर्ती देश कितने इसके सीमावर्ती देश हैं? बॉर्डर लाइन्स कंट्रीज। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किस से? तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। उसका नाम है मैकमोहन रेखा।
भारत के वे राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? तो पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं तो वो कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो वो लगी हुई है आपकी सीमा किसकी बताओ? ये सीमा जो लगी हुई है आपका, अभी मैंने बताया था आपको, बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो घिरा हुआ था हमारा त्रिपुरा घिरा हुआ था और इसी की सीमा लगी हुई 3 ओर से, ठीक है, बांग्लादेश से। देखिए आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है वह कौन सा है? तो मिजोरम। मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से दोनों से लगी हुई है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? किसके सहारे? म्यांमार। ध्यान देना। तो लगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, इसमें कुछ अदर फैक्ट हैं, जिससे अन्य फैक्ट अदर फैक्ट हैं उनको देखेंगे। सूची में आ गया है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट, और एक है आपका दूसरे में अवस्थिति। देखिए घोघला की बात करें, घोघला क्या है? घोघला प्रमाण सूची अवस्थित कहाँ पे? तो दीव में है। कहाँ पे? दीव में है। कासरकोड की बात करें तो कासरकोड आपका स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में। कप्पड़ की बात करें तो कप्पड़ स्थित है कहाँ पे? केरल में। रूसीकोंडा आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से 12 समुद्री मील तक आपका प्रादेशिक तट का विस्तार है भारत का, ध्यान दीजिएगा। भारत का राज्य जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जिससे कर्क रेखा नहीं हो तो मणिपुर एक ऐसा राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर एक सूची को देखेंगे। सूची में क्या है कि चंडीगढ़ आपका प्रशासनिक नगर है। क्या है? प्रशासनिक नगर है। अब शांति निकेतन क्या है? तो आपका शैक्षणिक नगर है। और धनबाद क्या है आपका? तो खनन नगर है, यहाँ पे ज़्यादा खनन का काम होता है, खनन। आबू क्या है? आबू में पर्यटन, ये आपका पर्यटन नगर है आबू। और हमारी नई टॉपिक आ गई। नई टॉपिक का नाम क्या है? देखिए इसका नाम है पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, ठीक है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं सूची। पहले में क्या है? दर्रा है। दूसरी सूची में क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। देवसा जो आपका दर्रा है वो किस राज्य में है? तो आपका हिमालय में है। कहाँ है? हिमाचल में है, ठीक है। नीति की बात करें तो नीति दर्रा वो उत्तराखंड में है। चांगला जो दर्रा आपका लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू और कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। आगे बढ़ते हैं। डोडा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है तो आपका नीलगिरी पहाड़ी पे है। किस पहाड़ी पे है? नीलगिरी की पहाड़ी पे सबसे बड़ी डोडा बेटा चोटी, ठीक है, ये आपकी नीलगिरी पहाड़ी पे है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो हिमालय में त्रिशूल शिखर पर स्थित है आपका बागेश्वर जिला, ठीक है। कहाँ पे? त्रिशूल शिखर पर है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक सूची आगे, सूची को देखेंगे। सूची 1 और सूची 2। पहले सूची में आपके पहाड़ी पर्वत है। दूसरे में क्या आपका? भारतीय राज्यों में अवस्थिति। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? तो यह आपका भागलपुर जो बिहार में है, यहाँ पे स्थित है, भागलपुर बिहार में है। बेल्लारी श्रृंखला कहाँ है? आपको कर्नाटका में है। बेल्लारी श्रृंखला कर्नाटका में है। चीन श्रृंखला पूछेगा तो चीन श्रृंखला आपकी मणिपुर में है। और धोसी पहाड़ी की बात करें तो धोसी पहाड़ी जो आपका महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में महेंद्रगढ़। फिर एक और सूची इसको देखते हैं। सूची में क्या है? सूची 1 में भारत के राज्य है और दूसरी सूची में आपके हैं सबसे ऊंची चोटी या पर्वत। तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ऊंची चोटी या पर्वत कौन सा है? तो डोडा बेटा की चोटी जो आपका तमिलनाडु में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है आपका सबसे ऊंची चोटी? तो गुरु शिखर की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पड़ेगी? राजस्थान में। नागालैंड में सारामती चोटी नागालैंड में है। मध्य प्रदेश में आपकी धूपगढ़ चोटी, ये मध्य प्रदेश में है। ये सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। गुल्ला मांधाता शिखर स्थित है कहाँ पे है? गुल्ला मांधाता शिखर जो आपका है ये आपका हिमालय पर है। कहाँ पर है? हिमालय पर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो आप वो जो सबसे दक्षिण की बात करें उसका नाम है इलायची पहाड़ी सबसे दक्षिण में है और बड़ी भी है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी ये पर्वतीय श्रृंखला है जम्मू कश्मीर की। भारत में खनिज भंडार के रूप में पाया जाता है कि सबसे ज़्यादा, तो धारवाड़ जो क्रम है यहाँ पे खनिज भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः
नीचा होता हुआ पठार और इसका उत्तरी जो खंड होता है वह लावा से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित है किससे? तो ये जो संबंधित है पश्चिमी घाट से संबंधित है। किससे है? पश्चिमी घाट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंचनजंगा शिखर स्थित है कहाँ पे? तो भारत में है। अक्साई चीन का भाग है कौन सा? लद्दाख का पठार। जो लद्दाख का पठार है ये हमारा अक्साई चीन का पठार है, अक्साई चीन का भाग है। हिमालय पर्वतीय, हिमालय पर्यायवाची है तो महान हिमालय का, जो हमारा महान हिमालय उसी का पर्यायवाची है हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वे कौन से हैं? तो धौलाधार तथा पीर पंजाल ये दो आपके पर्वत हैं, इसी पे कुल्लू घाटी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोत्तम शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेशी हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा पूछेगा सब शिखर है तो नंदा देवी है। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी है, ये जो आपकी जो पहाड़ी है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को मिलाती है। कार्डमम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित है वो कौन सी सीमा है? तो केरल तमिलनाडु। केरल की और तमिलनाडु की जो सीमा पर स्थित है जो पहाड़ी है उसका नाम है कार्डमम पहाड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नायमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी है। नंगा पर्वत कहाँ भी स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत स्थित है। आगे बढ़ेंगे। लघु हिम काल माना गया है किस? तो 1650 ईस्वी से लेके 1870 ईस्वी तक को लघु हिम काल माना गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है? तो सैंडल पीक। ध्यान देना, अंडमान और निकोबार द्वीप की बात करेगा तो सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में वो है आपकी सैंडल पीक। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कुल्लू की बात करते हैं। कुल्लू घाटी पर्वतीय श्रेणी के बीच स्थित है। किस किस पर्वत श्रेणी की? तो धौलाधार और तथा पीर पंजाल ये दो पर्वत की चोटियाँ, इन दोनों के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बस शिवालिक सबसे नवीन वृत्त पर्वत श्रेणी है। ठीक है, धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ स्थित है कहाँ पे? तो लघु हिमालय में है। लघु हिमालय का ही भाग है धौलाधार और तथा पीर पंजाल। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियों में। किसमें? सतपुड़ा की पहाड़ी में नर्मदा और ताप्ती दो नदियों का मध्य भाग है। आगे देखते हैं। देखिए सूची आएगा, सूची 1 और सूची 2। पहले सूची में राज्य है, दूसरे में क्या है? सबसे ऊंची चोटी। तो केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नायमुड़ी, अभी पढ़े इसको बताए थे। नागालैंड की राज्य की सबसे ऊंची चोटी सारामती। उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी। तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेट्टा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सूची को देखते हैं। नोकरेक कहाँ है? तो आपका मेघालय राज्य में है। अगस्त्यमलाई ये आपका केरल में है। नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में है। देवांग की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। मैकाल रेंज स्थित है कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में है। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है कौन सा? तो लेह जो जास्कर और लद्दाख जो पर्वतीय श्रेणियाँ हैं उनके बीच में कौन है? लेह। ठीक है। अब नई टॉपिक आ गई आपकी, देखिए उसका नाम है पठारी क्षेत्र। दक्कन देखिए दंडकारण्य अवस्थित है कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। सिर्फ एक ही तो है दंडकारण्य जो पठार है आपका ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है। मेघालय का पठार भाग है कहाँ पे? तो प्रायद्वीपीय खंड में इसे पाया जाता है मेघालय का पठार। अब देखते हैं थोड़ा सा मैदानी को। तो मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? इसका जो विस्तार कहाँ पे है? फिर सुनो, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है तो प्लीस्टोसिन्स एवं अभिनव जमाव का ये दोनों विस्तार है। इतना देखो, जो प्लीस्टोसिन है और अभिनव है यही इन दोनों का मौसमी विस्तार है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भावर का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसी को समझेंगे कि जो उत्तर का जो भाग है ना, उत्तर के भाग में जो उप हिमालय की जो क्षेत्र है वो जो फैला हुआ है उप हिमालय का क्षेत्र, उसे क्या बोलेंगे? तो जो समतल में है, समतल में, तो इससे बोलेंगे भावर का क्षेत्र। क्या बोलेंगे? भावर का क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक अगली टॉपिक आ गई अपवाद तंत्र, इसको देखेंगे।
अपवाह तंत्र क्या होता है, इसको हम देखेंगे। अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत एक हेडिंग है, उसका नाम है सिंधु बेसिन। अब हम देखेंगे सिंधु बेसिन क्या क्या है, उसके अंदर कितने सवाल आते हैं, हम सब सवालों को देखेंगे बारी बारी। देखिए सवाल नंबर 1 है कि पंचनद में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है पंचनद में, तो सिंधु नद पंचनद में सम्मिलित नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम ये कैलाश श्रृंखला में है, ठीक है, कैलाश की श्रृंखला से इसका उद्गम हुआ है। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है या काटती है, कौन सी नदी है, तो सतलज नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है, आर पार करती है। दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है, तो आपके जम्मू कश्मीर में दूध गंगा नदी स्थित है। किशन गंगा का सहायक नदी कौन सी है, तो झेलम सहायक नदी है किशन गंगा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है, तो शहडोल जिले में अमरकंटक से यह निकली हुई है शहडोल। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है, तो सतलज। सतलज एक ऐसी नदी है जो हिमालय पर्वत की सभी श्रेणियों को टच करते हुए निकली है, टच करते हुए जाती है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है वो कौन सी नदी है, तो सतलज नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ कौन सा है, तो बिष्ट दोआब। ब्यास और सतलज के जो मध्य जो फैला हुआ जो मैदान है उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे विष्ट दोआब बोलेंगे, ठीक है, विष्ट दोआब। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, इसकी कहानी क्या क्या है इसको देखते हैं। वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप है वो कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी पर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो वह कौन सी है, तीस्ता नदी। पहले गंगा की सहायक नदी थी लेकिन अब वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, तीस्ता नदी। हिमालयंस की नदियों का एक प्रमुख गुण कौन सा होता है, तो यह नदी अपहरण होती है, क्या होती है, अपहरण होती है। ये आपका प्रमुख गुण होता है नदियों में। जितनी हिमालय से नदियाँ आती हैं उनके अंदर एक गुण होता है, वो गुण क्या होता है, अपहरण गुण होता है। वह नदी जिसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है वो कौन सी नदियाँ हैं, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इन दोनों के स्रोत बोले तो उद्गम स्थल एक ही है, ठीक है, और अलग अलग बहती हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा गंगा बेसिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो जोंक नदी का यह हिस्सा नहीं है गंगा नदी। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से। फरक्का नदी के बाद गंगा नदी की जो धारा होती है उसको पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं उसे क्या बोलेंगे, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिली है उस जगह को बोलेंगे देवप्रयाग। क्या बोलेंगे, देवप्रयाग बोलेंगे। अध्यारोपित नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अध्यारोपित जो नदी होती है इसका उद्गम होता है चंबल की घाटी से, चंबल से, ठीक है। बेतवा नदी मिलती है आपकी यमुना में, कहाँ में, यमुना में। यमुना की सहायक नदी बेतवा हो गई। आगे देखते हैं वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो अलकनंदा एक ऐसी नदी है जहाँ पे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, किसका है, पूर्ववर्ती अपवाह का ये उदाहरण है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है वो कौन सी नदी है, कोसी नदी है। मतलब कोसी नदी ऐसी नदी है कि यह अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है और इसे शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे ज़्यादा तबाह फैलाती है बिहार में, कोसी नदी, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है कौन सी नदी है, तो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, जिसका उद्गम मैदान में है, वह है आपकी गोमती नदी। गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, तो सोन नदी गंगा की नदी सहायक नदी जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है। फिर आपका आगे देखते हैं गोदावरी को, तो गोदावरी की बात करते हैं। इसमें एक सूची आ गई, सूची देखते हैं। पहले में नदियाँ, दूसरे में क्या आपका उद्गम स्थल। यमुना कहाँ से निकली थी, यमुना निकली यमुनोत्री बंदरपूंछ से, यमुनोत्री की बंदरपूंछ से निकली है यमुना। बात करते हैं कृष्णा की, तो कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ है कि महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से निकली है कृष्णा नदी। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी निकली त्र्यंबकेश्वर के पर्वत से, यह नासिक में है। महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम हुआ है सिहावा पहाड़ी से, कहाँ से, सिहावा की पहाड़ी से। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे कौन कौन से राज्य हैं, देखिए गोदावरी नदी जहाँ जहाँ से होकर बहती है उन सभी राज्यों के नाम। महाराष्ट्र से जाती है, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों से होकर जाती है गोदावरी नदी।
भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है तो गोदावरी का है। गोदावरी भारत की एक ऐसी नदी है जिसके अंतर्गत जल की मात्रा सबसे ज़्यादा ये ग्रहण करती है। देखिए आगे देखते हैं, नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है कौन? तेल नदी इसकी सहायक नदी नहीं है कृष्णा की। फिर से इसके अंतर्गत सूची है, सूची को देखेंगे। पहली सूची में नाम है, दूसरी में नदी है। मालप्रभा नदी है आपकी, यह किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है मालप्रभा। हेमावती नदी सहायक नदी है कावेरी की। मंजरा सहायक नदी है गोदावरी की। और प्राणहिता सहायक है गोदावरी की। वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है वो कौन सी है? तो ताप्ती। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। फिर एक सूची, हम सूची को देखेंगे। पहले में क्या है आपका? मुख्य नदी है और दूसरे में क्या है आपका? सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी? तो वैनगंगा। वैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की सहायक नदी कौन है? तवा। तवा तवा एक कैसी नदी है जो नर्मदा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दूधगंगा। दूधगंगा सहायक नदी है कृष्णा की, ध्यान देना। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी? तो हेमावती। ठीक है, हेमावती। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र पवित्र तालाब से निकलती है वो कौन सी? ताप्ती। ताप्ती नदी यह एक ऐसी नदी है जो मुल्ताई के पर्वत से निकलती है, पवित्र तालाब से निकलती है। कोसी नदी का स्रोत कहाँ से? तो माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में, जो माउंट एवरेस्ट है उसी के दक्षिण में से ही वो निकली हुई कोसी नदी। वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है। तो महान नदी का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है महान नदी। ठीक है, महानदी। आगे देखते हैं, वो भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सा है? तो नर्मदा और ताप्ती। ये जो ऐसी ये दो नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। फिर एक सूची, हम सूची को देखेंगे, सूची में क्या है। पहले में क्या है कि नदी घाटी परियोजना, दूसरे में क्या है कि नदी पर अवस्थित जो भी चीज़ हो देखते हैं। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर है। और माता टीला परियोजना आपका बेतवा नदी पर है। और पोचमपात परियोजना यह गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, गोदावरी पे है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हम बात करते हैं मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी वैगाई। वैगाई नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी वाहिनी नदी जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है वो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है जो पर्वत के बीच में बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आगे देखते हैं, वो भारतीय नदी जो ऐश्वर्य बनाती है वो कौन सी? ताप्ती। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी भारत की नदी है जो ऐश्वर्य का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती। ताप्ती नदी ये अरब सागर में गिरती है, ध्यान दीजिएगा। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच से। ये जो सतपुड़ा श्रेणी है और विंध्य श्रेणी इन्हीं दोनों के बीचों बीच से आपका नर्मदा बहती है, ध्यान दीजिएगा। ज्वारनद मुख बनाने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, यह ज्वारनद मुख बनाती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकली है कावेरी नदी। ठीक है, आगे देखते हैं, वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है वो कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? तो हुगली। हुगली की सहायक नदी दामोदर है। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं तो दामोदर नदी है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र में रखती है, वह वृक्ष नुमा होती है। किसे? वृक्ष नुमा को। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना से संबंधित समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। और कौन सी नदियाँ हैं? तो केन नदी और बेतवा नदी। इन दोनों की नदियों के बीच में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में हस्ताक्षर या समझौता हुआ था। ठीक है, हगरी सहायक नदी है आपकी तुंगभद्रा नदी। हगरी संकोच नदी सीमा बनाती है तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी है? तो महानदी। महानदी एक ऐसी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है कैसा? तो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। जितनी जितनी दक्कन की प्रवाह की जो नदियाँ होती हैं, पठार की नदियाँ होती हैं, वो उल्टी बहती हैं, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सूची 1 और सूची 2।
पहले सूची में क्या है, नदी है, दूसरे में क्या है आपका, उसकी सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी सोन, ठीक है। गोदावरी नदी की सहायक नदी आपकी मंजरा, और कृष्णा की सहायक नदी आपकी भीमा, यमुना की सहायक नदी केन। नदियों के किनारे बसे नगर, इसको हम देखेंगे। आपका अगला टॉपिक आ गया नदियों के किनारे बसे शहर। विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है। तो धौली, गंगा और अलकनंदा, ये 2 नदियाँ हैं, इन्हीं के तट पे ये बसा हुआ विष्णु प्रयाग। धौली स्थित है कहाँ पे, तो धौली आपका भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में है। लेह अवस्थित है कहाँ पे, तो सिंधु नदी के दाएं तट पे लेह लेह लद्दाख है। नासिक की बात करें तो नासिक आपका है गोदावरी नदी के किनारे बसा है नासिक। औरंगाबाद शहर बसा हुआ है, इसका इसका पुराना नाम पूछा है तो उसका नाम है खिड़की, ठीक है। औरंगाबाद का नाम पुराना है खिड़की। अब बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद अपनी अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है, कौन सी, तो 600वीं जयंती, या अहमदाबाद मना रहा है आपका 600 की जयंती मनाया है। आगे देखते हैं तटीय भाग और एवं प्रायद्वीपीय समूह, इसको देखते हैं। पूर्वी भाग में कोरोमंडल तथा तट पर स्थित अवस्थित नगरीय केंद्र कौन सा है, तो नागापट्टनम जो हमारा है, यह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है, यह नगरीय क्षेत्र है, पूर्वी तट पर ध्यान देना। कृष्णा डेल्टा और कैंप कमोरियंस के मध्य स्थित है, कौन सा है, तो कोरोमंडल तट स्थित है कृष्णा के डेल्टा, कृष्णा नदी पर, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित है कहाँ पे, तो पुलिकट झील के निकट स्थित है आपका हरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप है। पश्चिम भाग को देखते हैं वेस्टर्न में, तो कोरी क्रीक की बात करें तो कोरी क्रीक की स्थिति कहाँ पे, तो कच्छ के रण में, कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रीक, जो उसका पश्चिम भाग है। आगे देखते हैं केरल का कुट्टानाड, कुट्टानाड प्रसिद्ध है कहाँ पे, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, उसी जगह यह स्थित है जो पश्चिम में है। वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु है, वो कौन से, तो केरल। केरल एक ऐसा राज्य जो सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु है। द्वीप की हम बात करें तो द्वीप देखते हैं द आइसलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, कौन सा है, तो अमीन द्वीप नहीं है, ये कोई नाम नहीं है अमीन का, ठीक है, ये नहीं है। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो रामेश्वरम, रामेश्वरम एक ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो आपका सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप वह एक ऐसा द्वीप है, सबसे ज़्यादा भारत की आबादी वहाँ रहती है सालसेट द्वीप पे। पाक की खाड़ी स्थित है कहाँ पे, तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है पाक की खाड़ी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेलिकोंडा समूह किसका रचनात्मक हिस्सा है, तो आपका पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाँ, एक सूची को देखेंगे, सूची 1 और सूची 2। पहले में क्या है द्वीप है, दूसरे में क्या आपका अवस्थिति है। वेयंत शाखोधर, ये आपकी स्थिति कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है। पीरम की बात करें तो पीरम कहाँ स्थित है, तो खंबात की खाड़ी में पीरम है। द्वारका की बात करें, द्वारका आपका अरब सागर के तट पर है। द्वीप की बात करें, द्वीप आपका कठियावाड़ा तट पर स्थित है द्वीप। भारत में वो बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है कहाँ पे, तो अंडमान द्वीप समूह में। एक ही तो है ज्वालामुखी इंडिया में, वही अंडमान निकोबार द्वीप में, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, वो कौन सा, तो मिनिकॉय, कौन है, मिनिकॉय, ये आपका आता है सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ देखते हैं अदर फैक्ट्स में कौन कौन से हैं। केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है, मालाबार तट। मालाबार के तट से इस तट से जानते हैं किसको, केरल को। भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, वो कौन सा है, तो गोल्डवाना समूह है। भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा कोयला प्रदान करता है। बेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है किसका, तो पूर्वी घाट का हिस्सा है। प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें, इसको हम देखेंगे। प्रमुख अगली टॉपिक है प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें, इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन से झीलें, कौन से पर्वत हैं। घाटी, सबसे पहले हम देखें घाटी को। वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है, वो कौन सा है, तो सियाचिन। सियाचिन एक ऐसी घाटी है जहाँ पे निब्रा घाटी स्थित है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है क्या, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद होता है उसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर विवाद। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो सियाचिन का हिमनद सबसे बड़ा है। फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, और वह हिमनद जो उत्तराखंड की कुमाऊनी क्षेत्र में स्थित है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोले मिलाम,
ठीक है। मिलाम एक ऐसा उत्तराखंड में कुआं क्षेत्र है, ये आपका हिमनद, वह हिमनद क्षेत्र में आता है, ठीक है। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है, तो दामोदर की घाटी में। दामोदर की घाटी में भारत का लगभग 2/3 कोयला यहाँ से मिलता है, ठीक है, दामोदर घाटी से। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं प्रपात की। तो प्रपात क्या होता है, इसमें एक सूची है, सूची को मिलाने वाला है। सूची पहले में क्या है, जलप्रपात, दूसरे में क्या है, नदी है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात की हम बात करेंगे तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है हमारा, यह किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। किस नदी पे, कावेरी नदी पे। जोग जलप्रपात की हम बात करेंगे तो यह आपका साबरमती नदी पर स्थित है। भट्टापराई जलप्रपात ये आपका पजयार नदी पर स्थित है, पजयार। धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। बूढ़ा घाघ प्रपात स्थित है कहाँ पे, बूढ़े की बात करेंगे तो बूढ़ा, तो बूढ़ा नदी पर स्थित है। फिर एक सूची इसको भी देखेंगे, सूची एक में राज्य है, दूसरे में क्या है, गर्म झरने हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे एक गर्म झरना, उसका नाम है मणिकर्ण। मणिकर्ण जो झरना है एक गर्म झरना है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा राज्य में एक गर्म झरना है, उसका नाम है तप्त पानी। तप्त पानी के नाम से प्रसिद्ध झरना है, उड़ीसा में है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक गर्म झरना है, उसे कहते हैं वज्रेश्वरी, यह गर्म झरना है। राजस्थान में एक ठो जिसे कहते हैं नारायणी, यह गर्म झरना है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए एक है आपका ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट। कौन है, ग्रेफाइट। आगे देखिए फिर एक सूची, आगे सूची को देखते हैं। सूची में क्या, भारत के जलप्रपात, दूसरे में क्या है, अवस्थिति है। तो बरकाना जो जलप्रपात है कहाँ पे, तो कर्नाटक में है। खंडाधार की बात करते हैं उड़ीसा में है। और वाझाचल जो जलप्रपात है केरल में है। पलानी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है। फिर देखते हैं सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुचिकल भारत में स्थित है कहाँ पे, तो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे, कर्नाटक। कुचिकल की बात करें तो कुचिकल आपका कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। देखिए कुचिकल हो गया ना, हाँ। अब बात करते हैं आपकी झील की। देखिए वह झील जो भारत के 2 राज्यों की सीमा साझा करती है, कौन सी, तो पुलिकट। पुलिकट झील 2 राज्यों की सीमा पर साझा करती है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी है, तो सांबर झील है, खारे पानी की झील सांबर झील। भारत में पूरी तौर पर स्थित सबसे बड़ी झील लैगून झील, ये चिल्का झील है। कौन सी झील है, चिल्का झील है, उड़ीसा में है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बोलर झील है, ये मीठे पानी की झील है, बोलर झील। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ था, वह कौन सा है, तो इंदिरा सागर। इंदिरा सागर आपका, ये आपका जलाशय है, ठीक है, झील है, ध्यान दीजिएगा। रहस्यमय झील की बात, रहस्यमय झील कहाँ स्थित है, तो आपका रूपकुंड में स्थित है। मुंबई की मीठी नदी कौन सी है, तो बिहार झील जो आपकी मीठी झील है। चिल्का झील स्थित है कहाँ पे, उड़ीसा में है। और भारत में फुलहर झील कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक झील है, उसका नाम है फुलहर झील। अब देखते हैं अदर फैक्ट में क्या क्या है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में क्या है, हिमनद, दूसरे में क्या स्थिति है, तो सियाचिन हिमालय हिमनद कहाँ स्थित है, तो नुब्रा घाटी में सियाचिन है। बैफो हिमनदी कहाँ पे, तो ब्राह्मलोह घाटी में है। 12 सिकरी हिमनद कहाँ है, तो आपका है आपका चंद्र घाटी में है। सोनापानी हिमनद कहाँ है, तो चंद्रा घाटी, ये लाहौल में है, ठीक है, लाहौल। फिर एक सूची उसको देखेंगे, दर्रा की बात करता है। देखिए पहले क्या है आपका माना दर्रा उत्तराखंड में, ठीक है। नीति दर्रा का उत्तराखंड में है। डिफू का ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और अखिन की बात करें तो अखिन दर्रा आपका लद्दाख में है। वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा है, तो पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसा ऐसा एक मानसूनी ऋतु है जो उत्तर पश्चिमी भाग में यह अच्छा खासा वर्षा कराता है। देखिए चोराबंडी की बात करें, चोराबंडी ग्लेशियर की कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ के मंदिर में स्थित है, केदारनाथ के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों हम आज के इतना ही करते हैं और फिर हम कल शुरू करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। और आज के इतना ही।